हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आप लोग का स्वागत करते हैं बिग एजुकेशन बाय कपिल में। जैसा कि हमने कल ही प्रॉमिस किया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे डेली का डेली कंटेंट लाते रहेंगे आप लोग के बीच में। तो कल क्लास पहला आया था बायोलॉजी का, आज दूसरा क्लास लाए हैं। ठीक, डेट देख लो, 22/9/2022 का है। ठीक, तो दोस्तों, कल जो मैं वीडियो लाया था ना, उसमें मैं ये येलो कलर का पेन यूज़ कर लिया था, जिसमें क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो कोई बात नहीं, आज हमने क्वालिटी अच्छा करके लाया हूँ और अच्छा रहेगा। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल होगा और बहुत ही सुपर होने वाला है ये वीडियो। और जो हम क्वेश्चन लाए हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कल हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल हमने जीव विज्ञान के बारे में जाना था। जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान के जनक कौन है? एरिस्टोटल और अरस्तु। ठीक, ये जाना था। फिर जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रिविलियनस ने। फिर ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी बायोलॉजी देख रहे थे। ठीक, इसके पहले हमने बताया साइंस के 3 भाग होते हैं। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। फिर बायो के 2 भाग होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी होता है। ठीक, इसके बाद हमने जूलॉजी के जनक देखे थे और वनस्पति के जनक। जूलॉजी के जनक अरस्तु थे और वनस्पति के जनक थियोफ्रेस्टस थे। इसके बाद हम लोग आ गए थे ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखाएं पे आए थे। ठीक, जंतु विज्ञान की शाखा में हमने 6 क्वेश्चन देखा था। ठीक, कितना 6 क्वेश्चन देखा था। पहला क्वेश्चन था शरीर एवं विविध अंगों का अध्ययन, इसका था एनाटॉमी। ठीक, एनाटॉमी। फिर मानव जाति के विकास का अध्ययन था, जिसमें हम बताए थे एंथ्रोपोलॉजी। फिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन था, जिसमें एंजियोलॉजी होता है। फिर मकड़ियों का अध्ययन, जिसका आंसर एरेक्नोलॉजी बताए थे। जीवाश्मों का अध्ययन, इसका आंसर एलिएंटोलॉजी बताए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन सॉरी दोस्तों, जिसका अध्ययन मॉर्फोलॉजी होता है। ठीक, तो आप चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, को इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पोषण विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो पोषण होता है ना, मतलब जो हम जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक, उसका पोषण विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोषण विज्ञान का अध्ययन नोट करिए, यदि कम आ रहा है आप लोग को। ठीक, इसका आंसर यदि आप लोग को आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जाओ और जल्द से जल्द कमेंट करो हमसे पहले। ठीक, यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, पेन और कॉपी लेके बैठिए और बताते जा रहे हैं, साथ साथ नोट करते जाइए। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जल्दी कोई लाता नहीं है, एक जगह पे ये सब रहता नहीं है। ठीक, तो बहुत कठिनाई होता है, हम भी इसको तैयार करते हैं, इसके बाद लाते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आप लोग के बीच में, ताकि मेरे इस चैनल पे अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो आप लोग को। और आप लोग कहीं न कहीं जाओ एग्ज़ाम देने तो मेरे चैनल से कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर फँसे। ठीक, तो पोषण विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो पोषण विज्ञान का अध्ययन ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्या? ट्रोफोलॉजी, एक मिनट, ट्रोफोलॉजी। ठीक, ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत आता है पोषण विज्ञान का अध्ययन। ठीक, तो पोषण विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत कौन आता है? पोषण विज्ञान आता है। ठीक, अब प्रोटोजोआ का अध्ययन, यह एक प्रकार का जीव होते हैं और जिसके कारण हमें रोग भी उत्पन्न होता है। यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। 5 किंगडम प्लांट जैसे आर्यज व्हिटेकर साहब दिए थे, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमिलिया है, जिसमें से प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ आता है। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को क्रम वाइज सब चीज़ प्राप्त कराएँगे। ठीक, तो बस बने रहिए इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग बने रहें और जो कंटेंट हम आप लोग को दें, वो बहुत ही बेहतर समझ में आए। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं। प्रोटोजोआ का अध्ययन फिलहाल अभी देखेंगे। प्रोटोजोआ का अध्ययन होता है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रोटोज़ोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्रोटोज़ोलॉजी के अंतर्गत, ज़ूलॉजी के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, क्या है ना, कोई-कोई ऐसा होता है वर्ड जो मिलता-जुलता है क्वेश्चन से, लेकिन कोई-कोई नहीं मिलता है, वही कठिनाई हो जाता है, यही कन्फ्यूज़न कर देता है। देखो, ट्रोपोलॉजी और पोषण विज्ञान से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रोटोज़ोलॉजी और प्रोटोज़ोआ से तो संबंध है। प्रोटोज़ोआ और प्रोटोज़ोलॉजी एकदम सेम मिलता-जुलता है, तो ये तो याद हो जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग को प्रॉब्लम होगा, तो 2 बार 3 बार कहीं न कहीं लिखो, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, एकदम आप लोग के टिप्स पे आ जाए। ठीक, तो प्रोटोज़ोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोज़ोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक, प्रोटोज़ोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जीवों पर। देखो दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक, यहाँ क्या होगा? जीवों, ठीक,
बना दिया। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, ठीक? जो जीव होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मनुष्य, बाय द वे किसी मनुष्य या किसी आदमी का पैर टूट गया, ठीक? उसपे जो एक्स-रे कराने जाते हैं ना, ठीक? वही विकिरण, मानो तो वही विकिरण, ठीक? उसपे एक किरण डाला जाता है, एक्स-रे किरण, ठीक? जिसकी वजह से उसका प्रभाव का अध्ययन, वही को कहा जाता है जीवों पर विकिरण, विकिरण उसी को कहा जाता है। तो विकिरण प्रभाव का अध्ययन, इसका एक शाखा होता है, तो क्या होता है? तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन जो होता है ना, रेडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? रेडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? रेडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। आप लोग भी नोट करते जाइए, हम भी आप लोग को नोट करा दे रहे हैं, ठीक? रेडियोलॉजी के अंतर्गत, रेडियोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? किसका अध्ययन होता है रेडियोलॉजी के अंतर्गत? तो आप लोग बताओ जल्दी से जल्दी कमेंट में, रेडियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, ठीक? चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोल रहा है पेशियों का अध्ययन। पेशियाँ क्या होता है? जैसे मानो तो मांसपेशियाँ कहा जाता है ना नॉर्मल में कि मांसपेशियाँ, इसका मांसपेशियाँ इतना फूल गया, ये हो गया है, वगैरह-वगैरह। डेली लाइफ में आप सुने ही होंगे मांसपेशियाँ। तो पेशियों का जो एक अध्ययन होता है, ठीक? उसका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, ठीक? उसका अध्ययन जो होता है वो कहलाता है सार्कोलॉजी, ठीक? एक और नाम होता है, यही बताएँगे, ये भी बताएँगे। सार्कोलॉजी के अंतर्गत आता है, सार्कोलॉजी या मांसपेशिया से मायोलॉजी याद रख सकते हैं, ठीक? क्या? मायोलॉजी, मायोलॉजी, ठीक? मायोलॉजी, ठीक? अब आ गया ये रुधिर सीरम का अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 10वां। ये तो देखो सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, मायोलॉजी तो मिल रहा है, मांसपेशियाँ, मायोलॉजी, लेकिन सार्कोलॉजी तो नहीं मिल रहा है ना दोस्तों, यही कठिनाई हो जाता है। कोई-कोई बायोलॉजी में मिल जाता है ब्रांचेस के अंतर्गत, कोई-कोई नहीं मिलता है, तो बेहतर होगा कि इस पे ना डिपेंड हो जाएँ कि क्वेश्चन में आएगा और मिलता-जुलता आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आ भी सकता है, आ भी सकता है, तो दोनों तरफ से आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाएँ और बेहतर करके आने का कोशिश करेंगे, ठीक? तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में रुधिर सीरम। पहले तो हम आप लोग को रुधिर सीरम क्या होता है, यह बता देते हैं, ठीक? रुधिर सीरम का यदि बात करें तो रुधिर, ठीक? सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, ठीक? रुधिर देखो, रुधिर में पाया जाता है प्लाज़्मा, ठीक? रुधिर में प्लाज़्मा पाया जाता है या नहीं? और इसके बाद पाया जाता है आरबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स पाया जाता है ना? तो इसमें ये तो 55% होता है, कितना? 55% होता है, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें जो होता है थक्का जमाने वाला कारक पाया जाता है। जो रुधिर को थक यदि कहीं चोट हो जाता है तो रुधिर थक्का जम जाता है कुछ समय बाद, उसका लिमिट होता है, तो थक्का जम जाता है। यदि नहीं थक्का जम रहा है तो आपका ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जान को खतरा हो जाता है। तो इसमें जो थक्का जमाने वाला कारक होता है, यदि थक्का जमाने वाला कारक जो होता है, कारक ना, यदि उसको हम निकाल दें, ठीक? यदि रुधिर के अंतर्गत आने वाले प्लाज्मा में से यदि थक्का जमाने वाला कारक को निकाल दें, तो उसी को बोला जाता है सीरम। क्या बोला जाता है? सीरम। सीरम का अर्थ आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सिंपल भाषा में बोलें तो रुधिर में जो थक्का जमाने वाला कारक होता है, उसको हटा दें, तो उसी को बोला जाता है सीरम, ठीक? तो देखिए क्या कहलाता है रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका भी अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है ये हम आप लोग को बताएँगे। इसको किया जाता है सीरोलॉजी, सीरम से सीरो याद रखना, और सीरोलॉजी क्या कहलाता है? सीरोलॉजी, सीरोलॉजी, ठीक? सीरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सीरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है, ठीक? अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहलाता है? जीव जाति, ठीक? कोई जीव जाति है, उसका नामकरण किया जाता है, ठीक? बहुत सारे ऐसे जीव जाति हैं बिना नामकरण के नहीं रहते हैं ना, मतलब देखो कोई जीव यदि न्यू जीव का जानकारी हुई, तो पहले उसका नामकरण होता है, फिर उसको वर्गीकृत किया जाता है, उसके लक्षण के आधार पे फिर उसे पहचाना जाता है। ये सभी का अध्ययन, पहचान का, वर्गीकरण का और नामकरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक? इसका अध्ययन क्या किया जाता है, कहा जाता है? इसका अध्ययन टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक? टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो टेक्सोनॉमी क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। देखो दोस्तों, ऐसा हम बोलेंगे, एक वर्ड 5-5 बार बोलेंगे, टेक्सोनॉमी, ठीक? टेक्सोनॉमी, टेक्सो
नोमी, ठीक। टेक्सोनोमी, यदि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो मेरे साथ-साथ लिखते जाइए, हम तो एक ही वर्ड 5-5 बार बोल दे रहे हैं। देखो टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं। टेक्सोनोमी के अंतर्गत नाम जीव-जातियों के नामकरण का, उसको वर्गीकरण करते हैं उसका और पहचान करते हैं, उसका अध्ययन कहलाता है टेक्सोनोमी, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ हों, ठीक? और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक? तो जो जंतु के लिए विषैले पदार्थ होते हैं ना, उसको, ठीक? उसका अध्ययन और उसका विषैले पदार्थ का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? उसको अध्ययन देखो टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब विषैले पदार्थ। इसे याद कर रख लो, ठीक? टॉक्सिकोलॉजी। क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जंतु के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है उत्प्रेरक एंजाइमों का अध्ययन। उत्प्रेरक या एंजाइम, देखिए हमारे शरीर में एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जो भी रासायनिक क्रिया होते हैं उसको उत्प्रेरित करते हैं, ठीक। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी कहलाता है। एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरक या एंजाइम का अध्ययन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज हमने 9 क्वेश्चन लाया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। देखो 10, 9, 10, 15 करके क्वेश्चन लाऊँगा, डेली का डेली, और डेली का डेली आप लोग लिख के याद कर लेंगे, तो डेली का डेली खत्म हो जाएगा और आप लोग के बीच वो क्वेश्चन रिवाइज़ हो जाएगा। डेली का डेली रिवाइज़ भी करा देंगे, ठीक दोस्तों? तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कीट पतंगों, जो छोटे-छोटे कीट पाए जाते हैं, जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे कि जो वो होता है, धान होता है ना, उसपे फितंगी लग जाते हैं, तो पत्ती को काट देते हैं। तो उन सब में मानो तो, और ये केकड़ा-वेकड़ा आता है, ये सब कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमो, एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले सेशन में आगे के क्वेश्चन के साथ। और जितना क्वेश्चन हमने आप लोग को बताया, ठीक, उसको कहीं न कहीं आप लोग नोट करके किसी दीवार पे चिपका दो, ताकि आप तो पढ़ें लेकिन आपके रूम में कोई आ जाए तो लगे कि हाँ, पढ़े हैं। ठीक दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ।